हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं अवेयर द वर्ल्ड। टीपू सुल्तान मैसूर सल्तनत के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू सुल्तान की पैदाइश 10 दिसंबर 1750 को देवनहल्ली में हुई थी। अपने शुरुआती सालों से ही उन्हें जंग के बेहतरीन दांव पेच सिखाए गए और 15 साल की उम्र से ही वो अपने वालिद हैदर अली यानी मैसूर के सुल्तान के साथ बहुत सी जंगी मुहिमों पर जाने लगे थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी जबानों के साथ गणित और विज्ञान भी सीखा। टीपू सुल्तान को सीखने का बड़ा शौक था। उनके जाती किताब घर में बहुत सी जबानों में करीब 2000 से ज्यादा किताबें थीं। वो एक बहुत ही एक्टिव इंसान थे और अपनी रियाया की भलाई के लिए कड़ी मेहनत करते थे। उन्होंने 1782 में अपने पिता की मौत के बाद मैसूर सल्तनत की गद्दी संभाली, जिनकी अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग के दौरान मौत हो गई थी। उन्होंने लगातार अंग्रेजों से लड़ना जारी रखा और 1783 में उन्हें हरा भी दिया। टीपू सुल्तान एक बहुत दूर की सोचने वाले इंसान थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान में आकर कारोबार करने और उसके फैलाव को देखकर समझ गए थे कि अंग्रेजों की हिंदुस्तान को लेकर क्या सोच है और गुलामी की जंजीरों में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है। इसलिए उन्होंने मदद के लिए फ्रांसीसियों से बातचीत की और अफगानिस्तान के अमीर और तुर्की के सुल्तान से भी मदद मांगी। टीपू की बढ़ती ताकत से अंग्रेज बहुत डर गए थे और 1783 में अपनी हार के बाद उन्होंने हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ गठजोड़ किया। हालांकि फ्रांसीसियों ने वर्सोय की संधि यानी वर्सोय के मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद टीपू को छोड़ दिया। अंग्रेजों ने निजाम और मराठों की मदद से इसका फायदा उठाया और 1790 में तीसरी एंग्लो मैसूर जंग की शुरुआत की। जब तक अंग्रेज अकेले लड़े, टीपू ने हमेशा उन्हें हराया, लेकिन वो उनकी चालों, मक्कारियों और साजिश से पार नहीं पा सके। इस तरह वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में हार गए और 22 मार्च 1792 को ना चाहते हुए भी सुलहनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर हो गए, जिसके नतीजे में उन्हें अपना आधी सल्तनत देनी पड़ी और अंग्रेजों और उनके इत्तेहादियों को 33 मिलियन रुपए की रकम बतौर जुर्माना देना पड़ा। दुश्मनों के बीच इत्तेहाद जल्द ही टूट गया और 1795 में अंग्रेजों ने निजाम को हराने के बाद एक बार फिर अपना ध्यान मैसूर की ओर लगाया। श्रीरंगपट्टम की मुआहदे के बाद टीपू सुल्तान ने अपना वक्त बर्बाद नहीं किया और अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से कम समय में अपनी जंगी मशीनरी को दोबारा खड़ा किया और अंग्रेजों ने इसे मुआहदे यानी वॉर ट्रीटी का उल्लंघन यानी वायलेशन माना। इसके बाद 1798 में निजाम की मदद से चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हुआ, यानी चौथा एंग्लो मैसूर जंग की शुरुआत हुई। टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी जरूरी मदद नहीं दे पाए। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी में पीछे हट गए और मई 1799 में अपनी आखिरी सांस तक लड़ना जारी रखा। टीपू सुल्तान को एक मकबरे में दफनाया गया है, जिसे उन्होंने खुद अपने वालिद मोहतरम हैदर अली और अपनी मां फातिमा बेगम के साथ बनवाया था। टीपू सुल्तान एक महान देशभक्त और वतन परस्त इंसान थे और अपने वालिद की तरह अंग्रेजों को मजबूत होने देने के खतरे को महसूस करते थे। हालांकि उनके दौरे हुकूमत का ज्यादातर हिस्सा मराठों और निजाम और अंग्रेजों के साथ जंग करने में ही खत्म हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी सल्तनत को एक ऐसी सल्तनत बनाया जहां सभी अमन चैन और सुकून से रहते थे। साथ ही एक मजबूत और सुरक्षित सल्तनत भी बनाई। वो एक रोशन ख्याल इंसान थे और रोशन ख्याल सुल्तान भी थे, जिन्होंने अपनी गैर मुस्लिम रियाया के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन सड़कों की एक चेन बनाई और टैंकों
اور باندھوں کی تعمیر کرائی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر نئے نئے بزنس یعنی کاروبار کی شروعات کی، ویپار اور واݨجیہ یعنی کامرس کو بڑھاوا دیا۔ ٹیپو نے میسور میں شراب اور دوسری نشیلی چیزوں کے بنانے اور بیچنے پر بھی روک لگا دی تھی۔ انہوں نے کئی قلعے اور کئی محلوں کی تعمیر کرائی اور قلعے بندی بھی کی، جنہیں ان کی موت کے بعد انگریزوں نے گرا دیا اور ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ لیکن بنگلور سمر پیلیس ابھی بھی زندہ ہے اور ان کی بہترین سلطنت اور حکومت کی یاد دلا رہا ہے۔